ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम फिटर थ्रेड थ्योरी का जो है जो हमारा सेकेंड ईयर का है उसका जो हमारे 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 8 करने वाले हैं हम लोग। कौन सा? 8वां पार्ट करने वाले हैं, जो कि हमें 176 थे, 200 तक का आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हम कराएंगे इसका जो आपको पेपर वगैरह है जो आपको दिख रहा है, इसका जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा www.globalit.org। आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके फ़ोन में कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे आपको राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें इस टाइप से दिखाई देगी। इस लाइन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सामने फिर नया पेज खुल जाएगा जिसमें कि 2-3 ऑप्शन होंगे, नवीनतम खबर और भी चीज़ें, जहाँ पे आपको कोर्स लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको कोर्स पे क्लिक करना है। जब आप कोर्स पे क्लिक करोगे तो फिर नीचे आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना है। जब आप फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे तो नीचे फिर 2 खुलेगा, फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकेंड ईयर, 2 कॉलम खुलेंगे। तो आपको फिटर सेकेंड ईयर पे क्लिक करना है। फिटर सेकेंड ईयर पे क्लिक करने के बाद आप नीचे को स्लाइड करके जाओगे तो वहाँ पे जो है आपको पार्ट 7 के तक के जो भी पीडीएफ है वो भी मिल जाएंगे, प्लस आज जो मैं करा रहा हूँ इसका भी पीडीएफ आपको उसके नीचे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पीछे की भी सीरीज के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्लस आज जो मैं करा रहा हूँ इसका भी पीडीएफ आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। बाकी हमारा एक टेलीग्राम चैनल पर भी हमारा ग्रुप है। अगर आपको कोई वीडियो जो अगर मिस होती है तो आप वहाँ पे जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे भी आपको फायदा होगा, कोई भी वीडियो जो अगर आपको मिस नहीं होंगे। ठीक है। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे तो आपको कई सारे चैनल दिख जाएंगे, क्योंकि कई सारे ग्लोबल आईटीआई के नाम से फेक चैनल भी बने हुए हैं। तो आपको ओरिजिनल की पहचान के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो हमारे ग्लोबल आईटीआई का, ठीक है, 17,000-18,000 के अप्रॉक्स उसमें सब्सक्राइबर होंगे। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है। ठीक है। इस बियरिंग को मैं बताने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। इस बियरिंग के बारे में मैंने इसके बारे में बताया नहीं था। थ्रस्ट बॉल बियरिंग है, लेकिन कौन सी बॉल बियरिंग है? थ्रस्ट बॉल बियरिंग है। इससे आपको आगे भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए मैं पहले यहाँ बता देता हूँ है क्या। राइट साइड में आपको फिगर दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, मैंने अलग से डाला हुआ आपको इसको समझाने के लिए कि थ्रस्ट बॉल बियरिंग होती क्या है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए एक ये फिगर है, एक ये फिगर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थ्रस्ट बॉल बियरिंग है। बॉल बियरिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जो रोलिंग एलिमेंट है ये बॉल जैसा है। जब बॉल जैसा होता है तो उसे बॉल बियरिंग कहते हैं। और यह एक इनर रेस हो जाएगा, एक आउटर रेस हो जाएगा। एक इनर रेस होगा और एक क्या होगा? आउटर रेस होगा। इसके बीच में बॉल है। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इनमें कोई ग्रू वगैरह नहीं कटा हुआ, नॉर्मल ये बॉल रखी गई है। और ये हमारी सॉफ्ट है, ये हमारी क्या है? सॉफ्ट है। ठीक है। और ये सॉफ्ट इस पर टिकी हुई है बियरिंग के ऊपर। ठीक। तो लोड कैसे लग रहा है इस बियरिंग पे? तो आपको दिख रहा होगा सॉफ्ट ऐसे खड़ी अवस्था में है, तो जो लोड लग रहा होगा इस पे ऐसे लगेगा, इसके एक्सिस पे एक्सियल लोड लगेगा, ऊपर से नीचे की ओर। दूसरे शब्दों में बोले तो वर्टिकल लोड है ना। कैसे लोड है? वर्टिकल लोड है भाई। खड़ा ऐसे होगा तो ओरिजेंटल लोड, एक्सियल लोड होगा ओरिजेंटल में, और ऐसे होगा तो वर्टिकल लोड होगा। एक्सिस पे तो लोड लग रहा है, सॉफ्ट के एक्सिस पे लोड लग रहा है, लेकिन वर्टिकल लोड लग रहा है, जैसा कि आपका पिवट फुट स्टेप बियरिंग में या पिवट बियरिंग में होता है। तो इसमें भी उसी टाइप से जो आपका पिवट बियरिंग होती है उसी टाइप से ये भी है। तो इसमें लोड जो लग रहा है कैसा लोड है? तो वर्टिकल लोड है। तो यह किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? थ्रस्ट बॉल बियरिंग। किसके बारे में बात कर रहे हैं? थ्रस्ट बॉल बियरिंग। यहाँ से 2-3 पॉइंट आप नोट कीजिएगा, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन में थ्रस्ट बियरिंग पूछेगा तो अलग हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में बोला थ्रस्ट बॉल बियरिंग की बात कर रहा है, थ्रस्ट बियरिंग नहीं बोल रहा है, थ्रस्ट बॉल बियरिंग बोल रहा है, तो वो चीज होगी। ठीक है। ये फिगर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि यह वर्टिकल लोड को सहन करती है, वर्टिकल थ्रस्ट लोड को, वर्टिकल थ्रस्ट लोड सहन करती है। कौन सा लोड सहन करती है? वर्टिकल थ्रस्ट लोड। आपको फिगर में दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना कि यह कोई भी रेडियल लोड सहन नहीं करती, यह कोई भी रेडियल लोड सहन नहीं करती, रेडियल लोड सहन नहीं करती। ठीक है। कौन सा लोड सहन करेगी? वर्टिकल, वो भी थ्रस्ट लोड, एक्सिस पे जो लोड लग रहा है वर्टिकल लोड सहन करेगी, वो भी एक्सिस पे, और कोई भी रेडियल लोड सहन नहीं करेगी। ठीक है। तो यह किसके लिए बनाया गया? वर्टिकल लोड को सहन करने के लिए, वर्टिकल थ्रस्ट लोड को सहन करने के लिए। हाँ, कभी कभी हम स्पेशल अवस्था में इस बियरिंग को स्पेशली बनाया जाता है हॉरिजॉन्टल मतलब इसको क्या कह सकते हैं? ऊर्ध्वाधर हो जाएगा वर्टिकल,
और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो इस टाइप से होता है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, अभी आपको मैं बता दूंगा, हिंदी आ जाएगी तो। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, थ्रस्ट लोड या इंड थ्रस्ट लोड, इंड थ्रस्ट लोड, ठीक। तो वर्टिकल मतलब जब लोड हमारा खड़े में ऐसे लोड काम कर रहा था तो उसके लिए था, स्पेशली थ्रस्ट बॉल बेरिंग उसी के लिए बनाई गई थी कि वर्टिकल थ्रस्ट लोड को सहन करें और कोई भी रेडियल लोड सहन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल इंड थ्रस्ट लोड क्या है, तो यह हॉरिजॉन्टल इंड थ्रस्ट लोड सहन करने के लिए इसे स्पेशली बनाया जाता है, जो कि फिगर नंबर 2 में बनाया गया है। इसमें देख रहे हैं ये जो दोनों आपका यहाँ पे इनर रेस बिल्कुल सीधी था, कोई ग्रूव नहीं कटा था, ना तो इनर रेस में ना तो आउटर रेस में। यहाँ पे देखिए उसमें ग्रूव कटा हुआ है ऐसे, यहां पे भी ग्रूव कटा हुआ है, ठीक है। ग्रूव इसलिए कटा हुआ है ताकि रेडियल लोड भी या एक्सियल लोड लग गया, अगर शाफ्ट खड़ी अवस्था में है तो ऐसे एक्सियल लोड होगा, ऐसे लोड जो लगेगा वो रेडियल हो जाएगा क्योंकि शाफ्ट खड़ी है। अगर शाफ्ट लेटी हुई होती तो ऐसे वाला एक्सियल लोड होता और इसके परपेंडिकुलर जो लगता वो रेडियल लोड होता, लेकिन शाफ्ट खड़ी अवस्था में है तो यह वाला एक्सियल लोड हो जाएगा और यह रेडियल लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर रेडियल लोड लगेगा तो यह जो इसकी बॉल है यह बाहर निकल सकती है, बियरिंग काम नहीं करेगी, बियरिंग फेल हो जाएगी। तो बियरिंग हमारा रेडियल लोड को भी सहन कर सके, इसीलिए देखिए इसमें क्या किया गया है, ग्रूव काट दिया गया ताकि यह बॉल इस ग्रूव के अंदर फंसा रहे, जिससे कि रेडियल लोड भी लगे तो उसे भी सहन कर सके। तो ये बताया गया है, अरे सॉरी रेडियल नहीं, हम थ्रस्ट लोड की बात कर रहे हैं, सॉरी मैं गलती हुई, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो वर्टिकल थ्रस्ट लोड हो गया और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड को भी यह सहन कर सके, किसको, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड को भी सहन कर सके, इसीलिए इसमें ग्रूव बना दिया गया है। तो ही बताया गया कि हॉरिजॉन्टल इंड थ्रस्ट लोड को सहन करने के लिए हमें स्पेशली उस बेरिंग को बनाना पड़ता है। नॉर्मल जो थ्रस्ट बॉल बेरिंग होती है वह सिर्फ वर्टिकल थ्रस्ट लोड को सहन करती है, कोई भी रेडियल लोड नहीं लेती है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, तीनों पॉइंट याद रहेगा तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल सही से कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या है, तो देखिए मैंने बताया था कि स्पेशली किस लिए बनाई गई थी, वर्टिकल थ्रस्ट लोड सहन करने के लिए। अच्छी है या जो एक्सियल थ्रस्ट लोड है यह भी सहन कब करेगी, जब स्पेशली उसे बनाया जाएगा वो भी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड के लिए, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड के लिए होता है, ठीक है। तो यह किस लिए बनाया गया था, वर्टिकल थ्रस्ट लोड के लिए बनाया गया था थ्रस्ट बॉल बेरिंग। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस बियरिंग का नाम क्या है, यहाँ पे आपको बियरिंग दिखा रखा है और उसका नाम पूछा। यहाँ पे देख रहे हैं जो रोलर है पतले पतले हैं, लंबे लग रहे हैं ना, लंबाई इसकी कम, डायमीटर कम है, लंबाई ज़्यादा लग रही है, ठीक है, पतला और लंबा दिख रहा है। तो इस टाइप की जो हमारी बियरिंग होती है वो कौन सी होती है, नीडल बियरिंग होती है। नीडल बियरिंग जो होती है वो पतले और लंबे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, नीडल बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स की बात कर रहा है तो उसके लिए हम कॉपर लेड एलॉय यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, कॉपर लेड एलॉय, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉपर और लेड मतलब शीशा, कॉपर और शीशा को मिला करके मटेरियल बनाया जाता है बियरिंग के लिए, तो उसी को कॉपर लेड एलॉय बोलते हैं। और ये किस लिए यूज होता है, तो जो कनेक्टिंग रॉड वगैरह हमारे मैकेनिकल में होता है या इलेक्ट्रिकल मोटर्स पे जो बियरिंग लगाए जाते हैं, कनेक्टिंग रॉड के लिए जो बियरिंग हम यूज करेंगे या इलेक्ट्रिकल मोटर्स जो होती है उसमें जो बियरिंग्स लगी होती है उनका जो मटेरियल होता है वो कॉपर लेड एलॉय का बना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा कि कनेक्टिंग रॉड या इलेक्ट्रिकल मोटर्स के लिए जो बेरिंग यूज की जाती है वो कॉपर लेड एलॉय की बनी होती है। यहाँ पे लीड लिखा हुआ है, दरअसल लेड होगा, लेड मतलब शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है, ठीक है। कि हमें किसी भी रक्षात्मक सतह का मतलब है जंग से सुरक्षा करने के लिए, जंग रोधी बनाने के लिए किसी भी धातु को हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा जॉब है मेटल है, इसको हम जंग रोधी बना रहे हैं, तो कह रहा है ना कि सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन, कि इस पे जो किसी और धातु का क्या किया जाए, लेप चढ़ा दिया जाए, किसी और धातु का लेप चढ़ा दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, ठीक है।
किसी और धातु का लेप चढ़ा दिया जाए तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्योंकि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस टाइप से होता है, यहाँ पे बीच में जिस जॉब पे हमें कलर चढ़ाना है जंग से सुरक्षा के लिए, उसको बीच में रखते हैं और इसको जोड़ देते हैं किससे? कैथोड से। और दोनों साइड उस मेटल को रख देते हैं जिस मेटल की परत चढ़ानी है। मान लीजिए इस पर हमें कापर की परत चढ़ानी है, तो इस दोनों साइड में एक कापर का मेटल रख दूंगा। किसका मेटल? कापर का, जिसका परत चढ़ाना है। और इन दोनों को किससे जोड़ा जाता है? तो इन दोनों को जोड़ा जाता है एनोड से। किससे जोड़ते हैं? एनोड से। तो एनोड से हम इन दोनों को जोड़ेंगे जिसकी परत हमें उतारनी है, और जिस पर परत चढ़ाना है, मतलब जो हमारा जॉब है, उसको कैथोड से जोड़ देते हैं और इसमें डीसी करंट देते हैं। कौन सी करंट? डीसी करंट दी जाती है। और यहाँ पे नमक का घोल या कोई सॉल्यूशन बना दिया जाता है, उसके बाद इसमें करंट फ्लो करते हैं। तो जो कॉपर की परत होगी या उतर के धीरे धीरे क्या होगी? इस जॉब पर चढ़ना शुरू हो जाएगा, और इधर से कॉपर की परत उतरेगी और इधर चढ़ना शुरू हो जाएगी। इस तरह से हम जॉब को जंग से सुरक्षा के लिए किसी अन्य धातु का लेप चढ़ाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? इसका मैं तीनों चीजें बता देता हूं। दोस्तों, जो कैलोराइजिंग प्रोसेस है वह सीमेंटेशन के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? सीमेंटेशन। सीमेंटेशन क्या है? तो किसी भी धातु को जंग से सुरक्षा के लिए उस पर परत चढ़ाई जाती है, उसी को सीमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। किसी भी धातु की जंग से सुरक्षा करने के लिए हम उस पर जो परत चढ़ाते हैं वो सीमेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। सीमेंटेशन प्रोसेस 3 प्रकार से होता है, ठीक है। एक तो यहाँ पे आपको जो पूछ रखा है कैलोराइजिंग, 3 प्रकार से होगा आपका। सेरार डाइजिंग, ठीक है, और है आपका क्लोराइजिंग, जिसको इसने कैलोराइजिंग लिख रखा है, क्लोराइजिंग भी बोलते हैं, क्लोराइजिंग। और होता है आपका क्रोमाइजिंग, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस है सीमेंटेशन के। सीमेंटेशन का मतलब है, मैंने बताया किसी भी धातु को जंगरोधी बनाने के लिए सीमेंटेशन प्रोसेस किया जाता है। तो सीमेंटेशन प्रोसेस 3 प्रकार से होता है, सेरार डाइजिंग, क्लोराइजिंग, क्रोमाइजिंग। मतलब हम किसी भी धातु पर कोई अन्य परत चढ़ा देते हैं जिससे कि उस पर जंग ना लगे। तो जब सेराडाइजिंग प्रोसेस करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें जिंक पाउडर यूज किया जाता है। मतलब जो हमारी धातु होगी उस पर जिंक का पाउडर चढ़ा देंगे जिससे कि उस पर जंग नहीं लगेगी। आपकी जो सीट वगैरह आती है उस पर जो लोहे की चादर होती है उस पर जिंक कोटेड रहती है। जो आपके बक्से वगैरह आते हैं टीन वाले, उस पर जिंक की कोट चढ़ाई गई होती है, इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे। तो जो सेराडाइजिंग प्रोसेस होता है इसमें जिंक पाउडर यूज किया जाता है, जिसे कि 370 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके धातु पे चढ़ाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। क्लोराइजिंग में क्या होता है? इसमें हम एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं। इसमें टेम्परेचर पूछता है तो 850 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। क्रोमाइजिंग में क्या होता है? क्रोमाइजिंग में जो है हम, इससे नाम से पता चल जाएगा, क्रोमाइजिंग, क्रोमियम आ रहा है ना, क्रोमाइजिंग मतलब क्रोमियम। तो इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम पाउडर। मेन यही आपको ध्यान रखना है कि क्रोमियम का कौन सा पाउडर यूज होगा? क्रोमियम का पाउडर यूज होगा। ये वाली लाइन याद रखनी है। क्रोमाइजिंग में क्रोमियम पाउडर, क्लोराइजिंग में एल्युमिनियम पाउडर और सेराडाइजिंग में जिंक पाउडर यूज करते हैं। ये कितने डिग्री सेल्सियस तक? ये 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके तब उस पर परत चढ़ाई जाती है इसकी, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रहेगा तो इसके क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे आप। तो देखिए यहाँ पूछा था जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु का पाउडर का उपयोग किया जाता है। मतलब जिस धातु पे हमें जंग से सुरक्षा करनी है उस पर कौन से पाउडर का लेप चढ़ाएंगे। तो यहाँ बताया गया है क्लोराइजिंग के लिए क्या है? एल्युमिनियम पाउडर, मतलब एल्युमिनियम के पाउडर का हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? अभी मैंने बताया था कि क्रोमाइजिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसमें क्रोमियम का पाउडर यूज करते हैं और उसे 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बिल्कुल आसान है, बस आप ध्यान देते रहिए, ध्यान से नोट करते जाइए। जो भी इस टाइप की मैं अलग से चीजें नोट करवा रहा हूं आप आसानी से कर पाओगे।
बाकी वीडियो अगर सही लग रही है तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल व्यूज आपके कम हो रहे हैं, ठीक है, आप लोग शायद शेयर नहीं कर रहे हैं। किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है? किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया मतलब कि वह कौन सी धातु है जिसमें हम कुछ भी डालेंगे तो उससे केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, रासायनिक अपक्रिया नहीं करेगा? तो कौन सा मेटल होता है जो कि रासायनिक अपक्रिया का विरोध करता है? वही कह रहा ना, इसके लिए उच्च प्रतिरोध होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, तो निकिल होता है। हम जनरली जब किसी भी चीज को ऐसे मेटल में रखना हो कि वो उससे रिएक्शन ना करे तो निकिल का बनाया जाता है, क्योंकि निकिल क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है, मतलब उसका विरोध करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, निकल। निकिल रहेगा या निकल लिखा हुआ है, निकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये आपकी बेरिंग बनाई हुई है और पूछ रहा है कि जो यहाँ पे यक्ष के रूप में दिखाया जा रहा है उसका नाम क्या है। यहाँ ध्यान से देखिए, यह आपका क्या कहलाएगा, मैंने आपको बताया था, आउटर रेस। जो अंदर वाला है इनर रेस कहलाता है। जो जब बीच में दिख रहा है आपको इस टाइप से, यह क्या है, हमारे बॉल या रोलर होते हैं, ठीक है। बॉल होते हैं, गोल गोल होते हैं, यहाँ पे थोड़ा लंबाई में बनाए हुए होते हैं, रोलर हो सकते हैं। तो जो भी हो इसको रोलिंग एलिमेंट बोलते हैं, चाहे रोलर चाहे बॉल जो भी हो, इसको क्या बोला जाता है, रोलिंग एलिमेंट्स, मतलब घूमने वाले एलिमेंट है। रोलर होगा तब भी घूमेगा, बॉल होगा तब भी घूमेगा। तो यह जो होता है वो यह रोलिंग एलिमेंट होता है। और यह जो पूछ रखा है यह क्या होता है, तो इसके बीच में इनको बांध के रखने के लिए, कहने का मतलब है जो रोलिंग एलिमेंट है इनके बीच में जो गैप है वो हमेशा एक समान बना रहे, या कह लीजिए रोलिंग एलिमेंट के बीच में गैप हमेशा एक समान बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे से आपस में टकराए नहीं, उसके लिए यह बना होता है। इसी को पूछ रहा क्या होता है, तो इसको बोलते हैं केज। क्या बोलते हैं, केज, या सेपरेटर भी बोला जाता है, सेपरेटर, कि सेपरेट कर रहा है, सभी बॉल को अलग अलग सेपरेट कर रहा है, या केज भी बोलते थे। यहाँ ऑप्शन देखेंगे, बॉल केस, इनर केस। देखिए बॉल केस, केस तो कुछ होता नहीं है, इनर रेस, इनर रेस अंदर वाला, आउटर रेस बाहर वाला, बॉल सेपरेटिंग गेज नहीं, यहाँ पे केज होगा, ठीक है। क्या होगा, केज, बॉल सेपरेटिंग केज। तो यही है कि बॉल को सेपरेट कर रहा है, तो बॉल सेपरेटिंग केज होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लाइट लोडिंग और कम गति के लिए, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पीछे आया हुआ था, तो मैंने वहां पे बताया था कि जो कास्ट आयरन होता है हमारा, वो लाइट लोडिंग मतलब हल्के लोड और कम गति के लिए यूज किया जाता है। कौन, कास्ट आयरन। कैडमियम की बात भी हमने की थी, जहां पे अधिक टेम्परेचर हो या भारी लोड हो तो वहां पे कैडमियम आधारित मिश्र धातु हम यूज करते हैं, किसके लिए, बियरिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, लाइट लोडिंग और कम गति के लिए। तो लाइट लोडिंग और कम गति के लिए हम क्या यूज करेंगे, कास्ट आयरन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थ्रस्ट बॉल बियरिंग, देखिए थ्रस्ट बॉल बियरिंग का फिर बात कर रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। थ्रस्ट बॉल बियरिंग का नुकसान क्या है, मैंने उसमें आपको बताया था कि थ्रस्ट बॉल बियरिंग स्पेशली बनाई गई थी वर्टिकल थ्रस्ट लोड सहन करने के लिए। किस लिए, वर्टिकल थ्रस्ट लोड सहन करने के लिए। और कभी कभी हम स्पेशल थ्रस्ट बॉल बेयरिंग बनाते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल इंड थ्रस्ट लोड भी सहन कर लेती है। लेकिन इसमें नुकसान था कि कोई भी रेडियल लोड नहीं लेती है, मैंने वहां पे नोट कराया था आपको कि कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, या कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ रेडियम लिख गया है, रेडियल होगा, रेडियल लोड नहीं ले सकता है। अगला है बॉल बियरिंग में क्यों गहरे स्वेस वाले बॉल रेसेस प्रदान किए जाते हैं। बॉल बियरिंग में यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत है, बॉल बियरिंग में क्यों गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस प्रदान किए जाते हैं। क्यों गहरे ग्रुप्स होगा, यहाँ पे गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं। मैंने पहले भी बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारी बियरिंग होती है, इनर रेस हो गया, इस पे हमारा बॉल बना होता है, क्या बना होता है, बॉल बना होता है। इस बॉल को इनकी जगह पर रखने के लिए इसके ऊपर क्या लगा होता है, सेपरेटर लगा होता है। इस टाइप से क्या होता है,
सेपरेटर होता है जो इनको इनकी जगहों पे बात करके रखता है ताकि ये आपस में मिले नहीं इस टाइप से। और इसके ऊपर फिर होता है आउटर रेस। इनर रेस बॉल, ये रोलिंग एलिमेंट हो गए जो बॉल या रोलर कुछ भी हो सकता है, इन पे सेपरेटिंग या कह लीजिए केज लगा हुआ है और इसके ऊपर हमारा आउटर रेस है। तो इसी में क्या किया जाता है कि जो हमारे इनर रेस है इसमें ग्रूव काट दिया जाता है और आउटर रेस में भी, ताकि बॉल उस ग्रूव्स में फंसा रहे। तो ये पूछ रहा है, जैसे अगर मैं इसको सामने से चौड़ाई में बताऊं तो बीयरिंग ऐसे चौड़ी होगी, तो बीच में यहाँ क्या होगा, गहरा ग्रूव्स होगा जिसमें बॉल रहेगी। एक था कि नॉर्मल बियरिंग है, इस पे बॉल रख दें, अब यहाँ के हमने ग्रूव्स काट के तब बॉल का रखा। इससे फायदा क्या होता है कि जो बियरिंग पे रेडियल लोड लगेगा ऊपर से, तब तो कोई दिक्कत नहीं, सहन कर लेगी। पर जब एक्सियल लोड लगता है तो बॉल के बाहर निकलने का खतरा होता है। जो इनमें रोलिंग एलिमेंट होते हैं उन्हें बाहर निकलने का खतरा रहता है, तो उसी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रूव्स काट देते हैं ताकि एक्सियल लोड लगे तो उसे भी सहन कर ले। तो ही यहाँ पे ऑप्शन बी में है, अच्छी थ्रस्ट को सहन करने के लिए एक्सियल थ्रस्ट लोड जो हमारा लगेगा उसको सहन कर सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के पैरेलल होता है? किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के पैरेलल होता है? पूछना चाह रहा है कि किस बियरिंग में जो लोड होता है, हमारा भार होता है, बियरिंग के एक्सिस के पैरेलल काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी बियरिंग हो, मान लीजिए ये सॉफ्ट है, ठीक है, और इस पे ये बियरिंग लगी हुई है, दोनों साइड बियरिंग होगी, ये बियरिंग होगी, बियरिंग के अंदर शाफ्ट घूमेगी। तो जब बियरिंग जो शाफ्ट का एक्सिस होता है, शाफ्ट का एक्सिस है, तो शाफ्ट के एक्सिस पे जब हमारा लोड काम करता है तो उसे बोलते हैं क्या, एक्सियल लोड, एक्सियल लोड। और जब शाफ्ट के अक्ष के लंबवत हमारा लोड काम करता है तो उसे बोला जाता है रेडियल लोड। शाफ्ट के एक्सिस के लंबवत लोड काम करे तो रेडियल लोड, जब उसके एक्सिस पे वर्क करे तो एक्सियल लोड। ये दो चीजें होती है। तो यहाँ पूछ रहा है किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग एक्सिस के पैरेलल होता है? तो ये वही बात है कि शाफ्ट के एक्सिस पे काम करे चाहे शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल काम करे, दोनों हमारा क्या होता है, एक्सियल लोड ही होता है। भाई इसके एक्सिस पे काम करे या एक्सिस के पैरेलल हमारा लोड काम करे, यह एक्सियल लोड ही कहलाता है। और एक्सियल लोड किसमें वर्क काम करता है? तो वो होता है आपका थ्रस्ट बियरिंग में। थ्रस्ट बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग आपको याद होगा, थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग इस टाइप से होती है। यह हमारा क्या है, सॉफ्ट है, और ये हमारी इधर भी बियरिंग हो गई और इधर भी बियरिंग हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो शाफ्ट के साथ होता है, शाफ्ट के साथ बना होता है हमारा कॉलर। क्या बना होता है शाफ्ट के साथ? कॉलर बना होता है, शाफ्ट के साथ बना होता है कॉलर। अब क्या होता है कि जब इस शाफ्ट की एक्सिस है, शाफ्ट के एक्सिस पे या शाफ्ट के एक्सिस के समांतर जब हमारा लोड काम करता है, तो यह कौन सा लोड काम कर रहा है? तो यह एक्सियल लोड, एक्सियल लोड या थ्रस्ट लोड बोलते हैं कि यह एक्सियल या थ्रस्ट लोड हमारा इस पे काम कर रहा है, ठीक है। तो जब यह लोड काम करता है तो जो हमारी थ्रस्ट बियरिंग होती है या कॉलर बियरिंग होती है, इसको थ्रस्ट बियरिंग या कॉलर बियरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें एक कॉलर लगा होता है जो कि बियरिंग से टकरा जाता है और शाफ्ट को बाहर निकलने से रोकता है। तो इसीलिए थ्रस्ट बियरिंग या कॉलर बियरिंग ऐसी बियरिंग है जो कि एक्सियल लोड या थ्रस्ट लोड को सहन कर सकती है। तो ये पूछा था किसमें जो होता है लोड हमारा पैरेलल काम करता है, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा थ्रस्ट बियरिंग है इसमें जो हमारा लोड है वह एक्सिस पे या एक्सिस के समांतर काम कर रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त होती है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि हार्ड जर्नल के दरअसल एल्युमिनियम एलॉय मेटल, एल्युमिनियम मिश्र धातु की बियरिंग यूज करते हैं, जिससे कि उसका जर्नल जो बनता है वह हार्ड रहे। हार्ड जर्नल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम मिश्र धातु वाला यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। किस बियरिंग सामग्री में कम घर्षण गुणांक और उच्च सामग्री लागत? मतलब पूछ रहा है इसमें से कौन सी ऐसी बियरिंग है जिसकी लो आपके फ्रिक्शन कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? फ्रिक्शन कोफिशिएंट, मतलब घर्षण गुणांक कम होता है। कौन सी बियरिंग मटेरियल में? मतलब इनमें जो बियरिंग दी गई नायलॉन की बनी है, टेफ्लॉन की बनी है, थ्रस्ट बॉल बियरिंग है, लैमिनेटेड फेनोलिक्स है। तो कौन सी बियरिंग है जिसमें घर्षण गुणांक कम होता है लेकिन उसकी लागत अधिक होती है? घर्षण गुणांक कम होना आप जानते होंगे,
F बराबर म्यू आर होता है और म्यू इज इक्वल टू होता है F अपान आर, जहाँ पे F आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, आर आपका रिएक्शन होता है, और यह जब म्यू होता है यही घर्षण गुणांक होता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि कौन सी बेरिंग में इसका जो घर्षण गुणांक होता है वह कम होता है और लागत उसकी अधिक होती है, उच्च सामग्री लागत होती है, लागत अधिक होती है, तो वो होता है आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हमारा सेल्फ लुब्रिकेटिंग वाला भी बेरिंग है। नायलॉन टेफ्लॉन दोनों हमारे क्या है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग है। ठीक है, इनमें जो है घर्षण गुणांक कम होता है और इनकी लागत अधिक होती है, किसकी, टेफ्लॉन की। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उच्च अच्छी थ्रस्ट लोड, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बेरिंग का उपयोग किया जाता है? तो मैं बता दूं, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा टेपर्ड रोलर बेरिंग। टेपर्ड रोलर बेरिंग में क्या होता है, आपकी जो देखिए बेरिंग हमारी दो होती है ना, एक बॉल बेरिंग होती है, एक रोलर बेरिंग होती है। जिस बेरिंग में रोलर यूज किए जाते हैं उसे रोलर बेरिंग कहते हैं, जिसमें बॉल यूज की जाती है उसे बॉल बेरिंग कहते हैं। बॉल बेरिंग, अगर बॉल आप कहीं पे रखते हैं किसी जमीन पे, तो आप देखते हैं पॉइंट जैसा बनेगा। कोई भी बॉल अगर आप जमीन पे पटकते हैं तो एक बिंदु जैसा बनता है। इसका मतलब जो बॉल बेरिंग होती है यह क्या होती है, यह पॉइंट कांटेक्ट बेरिंग होती है, मतलब इसके द्वारा पॉइंट बनता है। जबकि रोलर बेरिंग है, रोलर जैसा है, अगर आप किसी कहीं पे रख देंगे तो इसके द्वारा जो बनेगी वो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। रोलर लंबा है, बॉल गोल था तो पॉइंट बन रहा था, तो पॉइंट कांटेक्ट बेरिंग। रोलर लंबा है तो इसके द्वारा एक लाइन बनेगी, तो इसको बोला जाता है लाइन कांटेक्ट बेरिंग। रोलर को क्या बोलते हैं, लाइन कांटेक्ट बेरिंग। तो इसके द्वारा पॉइंट बन रहा है, तो मतलब ये इसके द्वारा जो फ्रिक्शन होगा वह कम होगा। जहाँ पे बॉल बेरिंग यूज की जाएगी वो उनमें क्या होगा, उन बेरिंग में फ्रिक्शन कम होगा, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट निशान बन रहे हैं। जबकि लाइन होगी मतलब ज्यादा टच करेगा बेरिंग के सरफेस के साथ, तो इनमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो लाइन कांटेक्ट बेरिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है। यह बॉल जो हमारा पॉइंट कांटेक्ट बेरिंग है, मतलब बॉल बेरिंग है, बॉल बेरिंग जो होती है कम लोड सहन कर पाती है इसकी अपेक्षा, रोलर कांटेक्ट बेरिंग की अपेक्षा। ठीक है, रोलर बेरिंग अधिक लोड सहन करती है, बॉल बेरिंग कम लोड सहन करती है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि उच्च अच्छी थ्रस्ट लोड, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड, तो मैंने बताया आपको टेपर्ड रोलर बेरिंग। टेपर्ड रोलर बेरिंग में क्या होता है कि ऐसे होता है, टेपर्ड में यह बनी होती है, एक साइड का डायमीटर कम, एक साइड का ज्यादा, यह होती है टेपर्ड रोलर बेरिंग। टेपर्ड रोलर बेरिंग जो होती है यह एक्सियल और रेडियल दोनों लोड सहन करती है। यहां पे पूछा था हाई एक्सियल की बात किया था। ठीक है, तो ये कौन सा लोड सहन करती है, एक्सियल और रेडियल। लेकिन यहां पे शर्त है, एक एक्सियल रेडियल दोनों लोड सहन तो करती है, लेकिन शर्त क्या है कि यह तब हम यूज करते हैं जब हाई एक्सियल लोड हो, हाई एक्सियल लोड हो और लो रेडियल लोड हो, लो रेडियल लोड हो। कब यूज किया जाएगा, जब एक्सियल लोड ज्यादा हो, या दूसरे शब्दों में बोले कि जब एक्सियल लोड रेडियल लोड से अधिक हो। जहां पर जिस बेरिंग पर एक्सियल लोड की अपेक्षा रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल लोड अधिक लग रहा हो, तब हम यह यूज करते हैं टेपर्ड रोलर बेरिंग। टेपर्ड रोलर बेरिंग कब यूज करेंगे, जब हाई एक्सियल लोड होगा, लो रेडियल लोड होगा। कहने का मतलब है कि रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल लोड का मान अधिक होगा, वहां पे यूज करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा था कि हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए, तो हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड इसमें आएगा हमारा टेपर्ड रोलर बेरिंग में। तो ये हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बेरिंग का नाम बताइए। यह बेरिंग आप देख रहे होंगे फ्रिक्शन बेरिंग के अंतर्गत आती है। जो रोलर बेरिंग है और बॉल बेरिंग थी, ये जो चीजें हैं हमारा वो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के अंतर्गत आती है, क्योंकि उनमें फ्रिक्शन कम काम करता है। जबकि ये जो आपको बेरिंग इस टाइप की दिख रही है, स्प्लिट बेरिंग, सॉलिड बेरिंग, जर्नल बेरिंग, ये सब हमारे जो है फ्रिक्शन बेरिंग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें देख रहे हैं पूरा बेरिंग पूरी सरफेस से रगड़ खाती है, फ्रिक्शन ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, तो इस बेरिंग का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेरिंग पूरी एक ही भाग में बनी हुई है, कोई अलग अलग भाग नहीं है ना, पूरा एक ही भाग में ढाला हुआ गया है, बना हुआ है। और ये बीच में बुश यूज किया गया है, इसको बुश बोलते हैं, ये बुश बेरिंग है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ बीच में हमने क्या यूज किया, बुश यूज किया है, ताकि अगर ये बुश यूज नहीं किया जाता यहाँ पे, तो जब हमारी शाफ्ट इसमें घूमती तो ये बेरिंग घिस के इसका डायमीटर बड़ा हो जाता, तो हमें पूरा बेरिंग ही बदलना पड़ता, इसका जो पूरा हाउसिंग है पूरा बदलना पड़ता। तो पूरा हाउसिंग को ना बदलना पड़े, पूरी बेरिंग को ना बदलना पड़े, इसलिए इसमें हम ये बुश यूज करते हैं। यह बुश अलग से है, इसको डाल देंगे। जब यह घिसेगा तो बुश घिस जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना छोटा सा टुकड़ा है जो बुश को निकालेंगे और नया बुश डाल देंगे और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चूंकि यह पूरा एक ही भाग में बना हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बेरिंग बोलेंगे।
सॉलिड मतलब ठोस बियरिंग, एक ही भाग में बना हुआ है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस बियरिंग का नाम क्या है पूछ रहा है, इस टाइप से बनाई गई है। जनरली जो मेन बियरिंग है इसको पिवट बियरिंग बोला जाता है, पिवट बियरिंग। ये थ्रस्ट बियरिंग का ही रूप है, या फिर फुट स्टेप बियरिंग, फुट स्टेप बियरिंग। लेकिन यहाँ आप ऑप्शन में देखेंगे तो ना तो आपको पिवट बियरिंग दिख रहा है, ना तो आपको फुट स्टेप बियरिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस किस टाइप का है। तो देखिए यह होती है जो पिवट बियरिंग या फुट स्टेप बियरिंग होती है, मैंने बताया थ्रस्ट बियरिंग का ही रूप है। किसका रूप है? थ्रस्ट बियरिंग का ही रूप है। इसमें भी जो हमारा लोड काम करता है वह एक्सिस के एक्सियल पे काम करता है, इसके थ्रस्ट पे काम करता है। तो जो हमारा शाफ्ट के एक्सियल पे काम करेगा, एक्सियल लोड काम करेगा, वर्टिकल लोड है, ठीक है। इसमें शाफ्ट हमारी खड़ी अवस्था में होती है। जब बियरिंग में हमें शाफ्ट खड़ी अवस्था में यूज करना हो, शाफ्ट का एक किनारा बियरिंग के अंदर ही रहता है, दूसरा बाहर निकला रहता है। तो जब शाफ्ट को हमें खड़ी अवस्था में यूज करना होता है वहां पे ऐसी बियरिंग हम यूज करते हैं, क्योंकि इस पे भी एक्सियल या थ्रस्ट लोड हमारा वर्क कर रहा है, इसलिए इसे थ्रस्ट बियरिंग भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ना तो पिवट बियरिंग है ना तो फुट स्टेप बियरिंग है। चूंकि इस पे थ्रस्ट लोड काम कर रहा है तो ये हमारी थ्रस्ट बियरिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस बियरिंग का नाम क्या है? आपको साइड में बियरिंग दिख रही होगी, ठीक है। तो अभी हमने इस ऐसी टाइप का पीछे बियरिंग देखा था, तो पूरा एक ही भाग में बना हुआ था, तो सॉलिड बियरिंग हमने कह दिया। इसमें देख रहे हैं यह ऊपर का पार्ट, यह नीचे का अलग है, और ऊपर का यह इतना भाग दिख रहा होगा आपको, यह अलग है, जो कि नट बोल्ट के द्वारा टाइट किया गया। इसको ढीला करेंगे बोल्ट को, और दोनों बियरिंग आधा आधा पार्ट में बढ़ जाएगी। एक ही भाग होता है तो सॉलिड बियरिंग दो भागों में बढ़ जा रही है, तो स्प्लिट बियरिंग, स्प्लिट है, दो भागों में नट खोल के आधा आधा दो भागों में बांट सकते हैं, तो वह स्प्लिट बियरिंग कहलाएगी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यक्ष के चिन्हित बियरिंग का क्या है? यक्ष जो है चिन्हित बियरिंग का क्या है, ठीक है। वहां पे आपको बियरिंग दिखा रखा है और पूछ रहा है जो यक्ष है या क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया भी था, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है यह क्या है? आपका आउटर रेस है। नाम जरूर जानते रहिए, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। आउटर रेस हो गया, जो अंदर वाला जो शाफ्ट के साथ टच में आता है उसे इनर रेस कहते हैं। जो बियरिंग हाउसिंग के साथ टच में आएगा वह आउटर रेस, जो शाफ्ट के साथ टच में आएगा वह इनर रेस। और इसके ऊपर यह जो लगे हुए हैं रोलिंग एलिमेंट है। रोलिंग एलिमेंट मतलब यह रोलर या बॉल कुछ भी हो सकते हैं, रोलिंग एलिमेंट्स। और इन रोलिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे से बराबर दूरी पर रखने के लिए जो चीज यहाँ पे यूज किया जाता है इसे रिटेनर भी बोला जाता है। देखिए एक नाम और याद आ गया, रिटेनर ऐसे लगा होता है हल्का सा। तो यही पूछ रखा है कि यह क्या चीज लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं केज, या कहीं कहीं पे बॉल केज भी लिखा होता है, या फिर सेपरेटर, या फिर एक और नाम है रिटेनर, ठीक है। दो तीन नाम है। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी, बॉल केज, ठीक है। बाहरी दौड़ मतलब आउटर रेस, भीतरी की दौड़ मतलब इनर रेस। रोलिंग तत्व जो मैंने रोलिंग एलिमेंट बताया, बॉल रोलर कुछ भी हो सकता है, बॉल केज जो कि इन्हें बराबर दूरी पे रखा हुआ, तो वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बॉल केज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस प्रकार का बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए किया जाता है? बहुत भारी रेडियल लोड मतलब जब बियरिंग के मैंने बताया था, बियरिंग के जब लंबवत काम करे इस टाइप से लोड, तो रेडियल लोड, जिसके एक्सिस पे काम करे तो एक्सियल लोड या थ्रस्ट लोड। तो हम रेडियल लोड की बात कर रहे हैं कि बहुत भारी रेडियल लोड, ठीक है। तो देखिए बॉल बियरिंग है, रोलर बियरिंग है, तो आपको मालूम है मैंने अभी बताया था कि बॉल बियरिंग के अपेक्षा रोलर बियरिंग अधिक लोड सहन करता है। क्यों? क्योंकि बॉल बियरिंग पॉइंट कांटेक्ट होता है और रोलर बियरिंग लाइन कांटेक्ट होता है। तो ये ज्यादा कांटेक्ट है तो ज्यादा लोड सहन करेगा, कम कांटेक्ट है तो कम लोड सहन करेगा। तो जो रोलर बियरिंग होगा वो अधिक लोड सहन करेगा। इसमें भी देख रहे हैं रोलर बियरिंग में निडल बियरिंग मतलब रोलर बियरिंग का ही रूप है। ये डबल रो रोलर बियरिंग है, मतलब रोलर बियरिंग है लेकिन कौन सा वाला? डबल रो वाला। मतलब बियरिंग होगी तो इधर भी रोलर, इधर भी रोलर, इधर भी रोलर, इधर भी रोलर, डबल रो वाला है। तो डबल रो है तो सीधी सी बात है बहुत ज्यादा लोड को सहन कर पाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा कि भारी रेडियल लोड के लिए डबल रो रोलर बियरिंग यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला हमारा किस प्रकार का बियरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए भी बनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछा गया है, इससे क्वेश्चन आते हैं, आपके डीएमआरसी वगैरह में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस प्रकार की जो बियरिंग होती है वह एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ एक्सियल थ्रस्ट लोड के साथ साथ रेडियल लोड उठाने के लिए भी बनाई गई है। तो वह होगा आपका एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। अब आपके दिमाग में आएगा यहाँ पे टेपर रोलर बियरिंग भी दिया हुआ है, अभी हमने पीछे बात किया था, लेकिन टेपर रोलर बियरिंग में यह शर्त होनी चाहिए कि जो हमारा एक्सियल लोड है वह रेडियल लोड के अपेक्षा अधिक हो। टेपर रोलर बियरिंग में भी दोनों को दिखाया हुआ था ना कि रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों के लिए रहा था, कि वहां पे शर्त ये थी कि जो एक्सियल लोड होना चाहिए और रेडियल लोड के अपेक्षा अधिक होना चाहिए। जब एक्सियल लोड रेडियल लोड के अपेक्षा अधिक वर्क कर रहा हो तब टेपर रोलर बियरिंग। जब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए कौन सी बियरिंग है, तब एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। यह एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग जो है यह हमारा दोनों काम मतलब एक्सियल थ्रस्ट लोड और रेडियल लोड दोनों को सहन कर लेती है, तो ये स्पेशली ये बनाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस यंत्र का नाम क्या है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, यह फिगर है, इसमें देख रहे हैं, इसलिए इस चीज को बाहर निकाल करके थोड़ा दिखाया गया ताकि आपको पता चल जाए क्या दिख रहा है। आपको देखते ही पहचान जाना चाहिए। वैसे इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट हमने पहले भी पढ़े थे, इस टाइप से ऐसे डॉट डॉट बना हुआ है, क्या है आपका, तो यह हमारा स्लिप गेज है जो कि इसके अंतर्गत लगाया गया। कई सारे स्लिप गेज को जोड़ दिया गया है, तो जहाँ तक ये हाइट तक पहुँच जाएगा हम सभी स्लिप गेजों को क्या करेंगे, उनके आप जानते हैं स्लिप गेज पे उनका मान लिखा होता है कि इसका जो है डायमेंशन कितना है। इन डायमेंशनों को आपस में जोड़ लेंगे सभी स्लिप गेजों के, हमें पता चल जाएगा कि यह नीचे से कितनी ऊंचाई पर है। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है यह क्या है, तो देखिए लास्ट ऑप्शन है स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। या हाइट को माप सकता है या मार्किंग कर सकता है, तो हाइट को माप सकेगा, लेकिन हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, स्लिप गेज के साथ यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। हाइट गेज का काम कर रहा है किसके साथ, स्लिप गेज के साथ, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है 198, ये क्वेश्चन टाइप ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। 197 आपका एक क्वेश्चन हो गया, 198 टाइप नहीं हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आगे आपको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है, कि इसमें से कौन सी बेरिंग धातु है जिसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे टेफ्लॉन वगैरह होते हैं, नायलॉन की बेरिंग होती है, टेफ्लॉन की होती है, वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है, वो खुद से स्नेहन करती है, अलग से स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें से कौन सा है, तो देखिए कैडमियम बेस्ड मिश्र धातु, एल्युमिनियम मिश्र धातु है, सिंटर्ड एलॉय है, व्हाइट मेटल है। जो ऑप्शन बी है आपका सिंटर्ड एलॉय, एलॉय लिखा हुआ है, एलॉय होगा। सिंटर्ड एलॉय जो होता है जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग हमारी बेरिंग मटेरियल होती है, मतलब इसमें हमें अलग से लुब्रिकेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सिंटर्ड एलॉय होता है, जब लेड वगैरह का बनाया जाता है, ब्रास का इस टाइप से मेटल का ही बनाया जाता है, बस उसमें क्या होता है कि छिद्र टाइप का बनाया जाता है। इस बियरिंग को बनाते समय उसमें छिद्र टाइप का बनाया जाता है, पोरोसिटी टाइप का। ठीक है, पूरे बियरिंग में पोरोसिटी टाइप की बनी होती है, जिससे कि स्पंजी टाइप की होती है, और उसमें तेल को वह सोख लेती है। यह बियरिंग क्या करेगी, बियरिंग में छिद्र बना होगा, जो सिंटर्ड एलॉय बियरिंग होती है उसमें छिद्र बना होता है, पोरोसिटी बना होता है, और वह स्पंजी टाइप का होता है, जिससे कि तेल को, ऑयल को अपने अंदर सोख लेती है, ग्रहण कर लेती है, अपने अंदर पकड़े रखती है। और जब हमारा शाफ्ट चलता है तो उसमें बस थोड़ा थोड़ा अपना ऑयल गिराती रहती है और लुब्रिकेशन उसका होता रहता है। इसलिए इस बियरिंग को सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग बोला गया है, सिंटर्ड एलॉय वाली को। सिंटर्ड एलॉय भी जो है हमारा क्या है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, स्वयं स्नेहक, सेल्फ लुब्रिकेटिंग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, सीमित जगहों में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है, मतलब लिमिट स्थानों पे, लिमिटेड जगह हो, कम स्थान हो, ऐसी जगहों पे किस बियरिंग का उपयोग करते हैं। तो वहां पे हमारी होती है, आप जानते हैं जो नीडल बियरिंग हो पतली पतली होती है, नीडल मतलब पतला, सुई की तरह, तो जो ऑप्शन ए होगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन ए नीडल बियरिंग, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप जैसा कि जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए ग्लोबल ITI, वहाँ पे जो इस टाइप की नॉर्मल न्यूज़ वगैरह ऐसी कुछ होती है तो हम टाइप करके वहाँ पे दे देते हैं। बाकी वीडियोज वगैरह भी आपकी कोई है ऐसे मिस हो जा रही है तो आप वहाँ जुड़े रहेंगे तो आपको सभी वीडियोज मिलती रहेगी, कुछ भी मिस नहीं होगा। तो आप अपना टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा ग्लोबल ITI,
वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे 17-18 हज़ार के अराउंड, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी फेक वाले भी हैं तो उनको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।